Today we'll be starting with the next topic, Coulomb's law. We'll be starting with Coulomb's law. देखो Coulomb's law बेसिकली है किस चीज के बारे में? सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं. देखो, let us suppose there are two charges. Suppose करो दो charges हैं. उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r. सपोज करो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? q1 और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? q2. ठीक है? ओके. मतलब मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले रहा हूं कि इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, बट आई एम टेकिंग अ जनरल एक्सप्रेशन कि इसके ऊपर Q1 चार्ज है और इसके ऊपर कितना चार्ज है? Q2 चार्ज. हो सकता है इसके ऊपर +4e चार्ज हो और इसके ऊपर कितना हो? +10 चार्ज हो. व्हाट दिस थिंग? सो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. सो मैंने एक जनरल ले लिया. सपोज इसके ऊपर Q1 पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर Q2 पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है? अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है कि ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे, है ना? दे विल रिपेल ईच अदर. सो ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा और ये चार्ज भी इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा. क्लियर? कोई डाउट इसमें? यू गॉट दिस थिंग? वेरी सिंपल. ओके. सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान देना है वो क्या है? सपोज करो Q1 चार्ज बड़ा है. Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है. सपोज Q1 की वैल्यू कितनी है? एग्जांपल ले लेते हैं 10. Q1 की वैल्यू है +10 चार्ज है और Q2 कितना है? +4, मतलब छोटा है पॉजिटिव चार्ज. तो आपको क्या लगता है ये बड़े वाला पॉजिटिव चार्ज छोटे वाले के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा या छोटे वाला चार्ज बड़े के 't ज्यादा फोर्स लगाएगा या दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? बड़े वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, पर ऐसा नहीं है. दोनों इक्वल लगाएंगे. इट इज जस्ट लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ. दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ. सपोज करो मैं किसी बहुत बड़े बॉक्स को क्या करता हूँ? पुश करता हूँ. मैं उसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो वो भी मेरे ऊपर कितनी लगाएगा? 50 न्यूटन. ऐसा नहीं है कि उसका मास बॉक्स का मुझसे ज्यादा है तो मेरे ऊपर डिफरेंट फोर्स लगाएगा. जब भी दो चीजें इंटरेक्ट करती हैं, न्यूटन लॉ में आपने यही पढ़ा था ना, थर्ड लॉ में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. चार्जेस इस बात को फॉलो करते हैं. तो इसमें बड़े छोटे की बात नहीं होती. एक चार्ज है पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है +10. एक चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, उसका मैग्नीट्यूड कम है +4. तो ऐसा नहीं होगा कि बड़ा पॉजिटिव छोटे पॉजिटिव को जोर से रिपेल करेगा और छोटा पॉजिटिव बड़े पॉजिटिव को कम फोर्स लगाएगा रिपेलिंग. दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे. यू गॉट दिस? सबसे पहली बात को क्लैरिफाई हमें ये करना है. ओके. इसने इसे रिपेल किया कितनी फोर्स से? सपोज अगर F फोर्स से किया तो इसने भी इसे कितनी फोर्स से रिपेल करना है? F. पहली बात तो ये. कोई डाउट? ओके फाइन. नाउ यहां तक हमने लास्ट टाइम कर लिया. अब नई चीज हमें क्या करनी है? ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को इक्वल फोर्स से क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं. गॉट इट? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है. वी नो दिस थिंग. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कितनी फोर्स लगाएगा ये चार्ज. अभी तक तो हमें पता था कि ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच फोर्स this charge will be exerting on this charge. एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन. वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्लियर? यू गॉट दिस थिंग? ओके. सो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जिस फिजिसिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया दैट वाज कूलम. चार्ल्स अगस्टिन कूलम. तो कूलम ने डिफरेंट चार्जेस को क्या किया? स्टडी किया. ठीक है? और वो उसने क्या कंक्लूजन निकाला? कूलम ने कंक्लूजन निकाला
कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल जिस फोर्स से करता है वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा या फिर ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो फोर्स भी क्या लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर ज्यादा, और अगर प्रोडक्ट स्मॉल है तो फोर्स भी क्या लगाएंगे? थोड़ी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज है 10, एक है 4, तो प्रोडक्ट कितना हुआ? 40। सपोज करो एक और पेयर है, उसमें एक चार्ज कितना है? 100 और एक चार्ज कितना है? 4, तो उनका प्रोडक्ट क्या हुआ? 400। तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? ज्यादा फोर्स लगाएंगे एज कंपेयर टू 10 और 4 के कंपैरिजन। ये बात समझ? मोर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, मोर इज द फोर्स दैट दे विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर। पहला तो कूलम ने एक्सपेरिमेंट से ये स्टडी किया। दूसरी चीज जो कूलम ने फाइंड आउट की एक्सपेरिमेंटली, उसने क्या देखा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, तो वो एक दूसरे को फोर्स का लगाएंगे कम, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स का लगाएंगे ज्यादा। ये क्लियर? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आर क्या चीज है? दो चार्जेस का सेंटर टू सेंटर क्या डिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम? अगर इन दोनों कंडीशंस को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाता है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q1 Q2 by R²। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं और इक्वल टू का साइन लेकर आऊं तो कांस्टेंट आएगा। तो लेट अस कॉल दैट कांस्टेंट हियर व्हाट? K। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K Q1 Q2 by what? R²। So this is Coulomb's law. This is nothing but what? Coulomb's law। देखो पहले एक बार सुन लो, लिखना बाद में। दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड कितना है? Q1, एक का मैग्नीट्यूड कितना है? Q2। उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? R। कोई हमसे पूछता है कि एक दूसरे के ऊपर कैसी फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो वो तो हमें पता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज, अगर कोई हमसे पूछे कि ठीक है पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, हमें बताना है कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे। वैल्यू 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कितनी फोर्स? तो वो फोर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। वो क्या है? Q1 into Q2 अपॉन क्या? R² into what? K। K is a constant। You will see कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, all that। बट Q1 क्या है? पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 क्या है? दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, और K क्या है? कांस्टेंट। दैट विल बी गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी प्रॉब्लम अप टू देयर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। आपको ये सारा एक्सप्रेशन किसी चीज से मिलता जुलता नहीं लगता? यस एग्जैक्टली। क्या ग्रेविटेशन में भी हम एग्जैक्टली सब कुछ सेम नहीं करते थे। देखो ग्रेविटेशन में क्या होता था? सपोज करो दो मासेस हैं, एक क्या है? m1, ठीक है, और एक क्या है? m2। ये दोनों मासेस एक दूसरे को क्या करते थे? अट्रैक्ट। सपोज इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? r। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था कि फोर्स विद विच दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, and the force is inversely proportional to what? Square of the distance। proportion अगर हम इसको combine करें m1 m2 upon what? R², और अगर equal to का साइन लेकर आए तो क्या होता है? G m1 m2 by what? R²। This was Newton's law of gravitation। इसी तरह से ये क्या है? This is Coulomb's law। Any doubt regarding this? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक
हाँ जी डन, ठीक क्लास, कोई डाउट इसमें? देखो हर स्टेप ना बड़ा सिंपल है, बट धीरे 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 ये सिंपल सिंपल चीजें अभी होते 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 आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स ये सब कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? कई बार जब तक सिंपल चल रहा होता है तब तक हमारी आंख लग जाती है, उसके बाद फिर जब आंख खुलती है तो फिर तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। ऐसा नहीं करना प्लस, तो अभी आपको ना हर चीज़ पे अटेंशन देनी है। कई बार हमें जब ज़्यादा ही समझ आना शुरू हो जाए तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, प्लस ऐसा नहीं करना, एक बार हर चीज़ ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने वाला ये नहीं कि आंखें बाहर आ जानी चाहिए मतलब आपको अटेंशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो दिखानी पड़े, अपने अंदर ही होनी चाहिए टेंशन, बट you must be careful, it is important, it is not difficult, right? So don't miss anything. देखो G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, जो यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती थी याद है आपको? G की वैल्यू होती थी 6.67 into 10 to the power minus 11। इसी तरह से अब ये कूलम्स लॉ है, इसमें हमें बाकी सबका तो क्लियर है। Q1 है पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 है दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, R है डिस्टेंस बिटवीन देम, K क्या है कांस्टेंट। इसी तरह से हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है कि K की क्या वैल्यू है, यहाँ पर K की वैल्यू भी हमें पता है, K की वैल्यू ये है, देखो see the value of K is 8.99 into 10 to the power what 9 to be precise, but इसको हम approximately कितना लेकर चलते हैं? Yes, for all the calculation purposes we can take it to be what 9 into 10 to the power what 9, because 8.99 and 9 they are close, right? तो अगर मैं बहुत precise calculation नहीं करनी है तो we can take this approximation, you got this? जनरली आप 9 ही लोगे सभी न्यूमेरिकल्स, ठीक है? कोई डाउट इसमें? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K इन दिस फॉर्मूला, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नाउ लिसन, यहाँ तक ये चीज फिनिश हो जाती है। दिस इज कूलम्स लॉ। अगर आपको दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, वो वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला है आपके पास, K की वैल्यू भी आपको पता है, you got this thing? अब एक नई चीज क्या है, इस K को हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब व्हाट इज दिस? K is equal to 1/4 pi, इसको रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट, व्हाट वी कॉल इट एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैं सिर्फ इसका नाम बता रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट, यू गॉट दिस थिंग? अब कोई पूछ सकता है ये कहाँ से आ गया, क्या है ये? अभी हमारे लिए ये क्या है? इट इज अनदर कांस्टेंट, ये एक और क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? लेटर ऑन अभी आज के लेक्चर में आप समझ जाओगे कि ये क्या होता है, बट फिलहाल ये क्या है हमारे लिए? इट इज अ कांस्टेंट, सम another what constant, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 into 10 to the power minus 12, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होती है, you got it? don't write, I will give you time, सबसे पहले क्वांटिटी में एक बार देख लो क्या है। देखो इट इज वेरी सिंपल, K की वैल्यू हमें पता है, ठीक है? K की वैल्यू, K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस कांस्टेंट, अगर आप ये यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा? 9 into 10 to the power 9 आएगा, मतलब K लिखो या ये लिखो एक ही बात, you got this thing? And if someone says what is this symbol, we read it epsilon naught, well what is it? It is a constant, well और अगर एक स्टेप में और आगे जाकर बताऊं, एप्सिलॉन नॉट का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम इसका
लंबा चौड़ा है, क्या नाम है इसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ कुछ नहीं आएगा, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, देन यू विल कम टू नो कि ये नाम का क्या मीनिंग है। बट जस्ट इसको लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट को ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू इतनी होती, कोई डाउट? डोंट थिंक अबाउट दिस प्रेजेंटली, ठीक है, अभी नहीं सोचना है इसके बारे में ज्यादा। गॉट इट? आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, फाइनली फिर हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ये होती है। k को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इससे क्या हुआ, देखो कूलम्स लॉ ये था, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन व्हाट, r²। कूलम्स लॉ को ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर? यू गॉट दिस थिंग, कोई डाउट नहीं? अगर मैं k की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कूलम्स लॉ को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू q1 q2 अपॉन व्हाट, 4 pi epsilon naught r²। I can write Coulomb's law like this also. कोई डाउट इसमें? So the point is, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये एक ही बात है, it is not different। सिर्फ हमने k की वैल्यू क्या कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दी। So both are Coulomb's law। Got it? If someone says what is this? This is constant, its value is this much। Any problem? ठीक है, ओके फाइन, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक बात देखो, k की वैल्यू तो लिख दी हमने, कोई अगर आपसे पूछे कि k के यूनिट्स क्या हैं, मतलब 9 × 10⁹ क्या, हाथी घोड़े भैंस क्या, वैल्यू क्या, यूनिट्स क्या होंगे? कैसे आया ये? सर न्यूटन फोर्स की यूनिट्स न्यूटन, r जो नीचे वो ऊपर जाएगा, m² हो जाएगा, and q के यूनिट्स कूलम होते हैं, then it is upon c²। गुड, c क्या चीज है ये? कूलम। देख, वेरी राइट। k के आपको क्या निकालने हैं, k के यूनिट्स निकालने हैं। तो जब भी किसी चीज के यूनिट्स निकालने होते हैं, आपके पास कोई फॉर्मूला है, उसको वहीं रहने दो, बाकी सबको क्या कर लो, एक साइड पे ले आओ। फॉर एग्जांपल, इस फॉर्मूले में आप ये चेंजेस कर सकते हो, f इंटू वॉट, r² ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया, q1 इंटू q2 आ गया, दिस इज इक्वल टू वॉट, k। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, q1 चार्ज है, चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, मास को मेजर करते हैं केजी में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, ऐसे ही चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में। तो चार्ज का कितना है, कूलम। यू गॉट दिस थिंग। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का हो गया न्यूटन। डिस्टेंस का क्या है, मीटर, तो ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय कूलम इनटू कूलम, क्या बन गया, कूलम स्क्वायर। तो के यूनिट्स क्या आ गए, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स हो गए। ओके, के की यूनिट्स आ गए। एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स होते हैं या नहीं होते, एप्सिलॉन नॉट होते हैं। इसके कितने होने चाहिए, सेम। कैसे,
गुड, वेरी गुड। इस एक्सप्रेशन को देखो, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ और के को क्या ले आओ, इधर नीचे ले आओ। यू गॉट दिस थिंग? तो क्या बन गया आपके पास? दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट, 4 पाई के। तो एप्सिलॉन नॉट के वही यूनिट्स होंगे जो इस चीज के हैं। 1 और 4 पाई के तो कुछ नहीं होते, तो k किधर आ रहा है? डिनोमिनेटर में, मतलब k के जो भी यूनिट्स हैं उस क्या हो जाएंगे? एप्सिलॉन नॉट के उसके रिवर्स हो जाएंगे, है ना? तो क्या हुए? एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स क्या हुए? इसके रिवर्स, मतलब कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यू गॉट दिस थिंग? यू गॉट इट? जब भी किसी चीज के यूनिट्स निकालने होते हैं, थिंक अबाउट अ फॉर्मूला जिसमें वो चीज आ रही हो, क्लियर? तो वहीं से हम यूनिट्स निकाल पाएंगे विदाउट। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यू गॉट दिस थिंग? 4 पाई 1 इनके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, तो k के यूनिट्स यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन के यूनिट्स क्या बनेंगे? 1 अपॉन k के, मतलब k के इनवर्स, k से उल्टे हो जाएंगे विदाउट। So this is the complete story of Coulomb's law. K क्या होता है, K को और हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? K को जैसे लिखोगे उसमें जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? Absolute permittivity of free space. It's just a name. Got it? अभी presently इसका meaning नहीं पता चलेगा, वो भी थोड़ी देर में पता चलेगा। Any problem? Now last point. क्या Coulomb's law सभी चार्जेस किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल है? नो। फर्स्ट, देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट वन इज इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मींस चार्जेस शुड बी व्हाट? स्मॉल। दे शुड बी पॉइंट चार्जेस। और if the charges are big, then they should behave like what? Point charges. How they will behave like point charges? If the distance between them is very large as compared to their size. जैसे ग्रेविटेशनल, न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन भी किस लिए एप्लीकेबल होता है? पॉइंट मासेस के लिए, पर हम अर्थ और सन के लिए भी अप्लाई कर देते हैं उसको। क्यों? बिकॉज अर्थ एंड सन वी नो दैट दे आर नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, but the distance between them is what? Very large as compared to their size. So we can assume them to be what? Point masses. ऐसे ही या तो चार्जेस छोटे होने चाहिए या बड़े हैं, तो the distance between them should be what? Very large, so that we can consider them point charges. Without. दूसरा, second point is it is only applicable for stationary charges. Charges should be at what? Rest. Well, Coulomb's law, आपको कोई दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालनी है, तो Coulomb लॉ तभी अप्लाई कर सकते हो अगर दोनों चार्जेस क्या हैं? रेस्ट पे हैं। अगर वो मोशन में होंगे, चार्जेस अगर मोशन में होंगे, when charges move, तब वो और भी कई तरह की क्या करते हैं? फोर्सेस दूसरे चार्जेस पर अप्लाई करते हैं। एक तो हो गया ये कूलम्स लॉ, जिससे आप ये निकाल रहे हो। जब चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी दूसरे चार्ज पर क्या होती है? फोर्स लगती है। एक तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। एक अगर ये मूव करेगा, तो अभी आपको नहीं पता चलेगा, थोड़ा आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जब ये मूव करेगा तो चार्ज के अलावा इसके पास और भी कई चीजें ये प्रोड्यूस करता है जो दूसरे चार्ज को क्या कर सकती हैं? इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। सो दैट इज व्हाई प्रेजेंटली वी आर ओनली स्टडीइंग व्हाट? चार्जेस एट रेस्ट। तो अभी इसका टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट्स। दैट मींस चार्जेस एट व्हाट? रेस्ट। आप चार्जेस इन मोशन भी पढ़ोगे। एनी डाउट? कोई डाउट इसमें? ये दो कंडीशंस हैं। अच्छा, समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? अच्छा, एक बात बताओ, ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, है ना? फिर रेस्ट पे कैसे रहेंगे?
जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, right? तो वो तो चल पड़ेगा, और वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी चल पड़ेगा, तो स्टेशनरी तो रहे नहीं। फिर हम कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? सर इक्वल फोर्स लगा रहा है ना, तो जितना वो उसको लगा रहा है उतना लगा रहा है, तो वो रेस्ट पे ही रह रहा है कि जो इनसे पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रह रहा है। नहीं, वो तो तब होता है ना, जैसे अगर इसके ऊपर F फोर्स लगी, अगर इसी के ऊपर F फोर्स इधर लगती तो ये रेस्ट पे रहता। इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लग रही है ना, F पुश कर दिया, right? तो इसको बैलेंस करने वाली कोई दूसरी फोर्स इसके ऊपर तो नहीं है ना, ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो दे विल नॉट कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है ना फोर्सेस। कैंसिल तो तब होते हैं जैसे अगर मान लो ये चीज है, इस पे कोई 10 न्यूटन से इधर पुल करे और इसी को कोई 10 न्यूटन से इधर पुल करे, तब वो कैंसिल हो सकती है। यू गॉट दिस थिंग? मेरी बात समझे? दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, या तो वो रिपेल करेंगे या वो अट्रैक्ट करेंगे। दोनों ही केसेस में क्या होगा, चार्ज पर लग रही है फोर्स तो वो हिलेगा, और हिलेगा तो फिर हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे? देखो, इट्स अ वेरी फूलिश क्वेश्चन। देखो, द पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स में दिखाया नहीं जाता, बट ये एज्यूम, ये अंडरस्टूड मान के चला जा रहा है, ये और ये चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। हमने इनको होल्ड किया हुआ है। ये क्यों नहीं हिल रहे? अब ये इसलिए नहीं हिल रहे बिकॉज हमने किसी इंसुलेटर से इनको क्या किया हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप इनको खुला छोड़ दोगे ऐसे ओपन, तो ये रिपेल कर जाएंगे और ये मूव करेंगे। नोबडी कैन स्टॉप देम, दे विल बी मूविंग, बट हम इनको मूव होने नहीं दे रहे। बट कोई भी इलेक्ट्रोस्टैट्स की बुक में किसी में भी आपको ऐसे दिखाया नहीं जाएगा कि ऐसे पकड़ रखा है। वो अंडरस्टूड सी बात है कि यस, हमने इनको क्या किया हुआ है, जबरदस्ती इस जगह पर होल्ड करके रखा हुआ है। देन वी आर मेजरिंग कि भाई एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं, हम इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। चलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, पूछो।
देखो सी नाउ द पॉइंट इज, देखो चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। जैसे लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर्स में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, ऐसे ही चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम में। नाउ यू नो 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, यू नो दिस मच, 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली दिस मच। आपको 1 केजी का भी एक रफ आइडिया है कि 1 केजी वेट, 1 केजी मास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरा मास 2 केजी है तो यू विल नॉट बिलीव, क्योंकि आपको आइडिया है कि मास कितना होता है ना, 1 केजी कितना होता है। बट ओके, अगर ये कहा जाए कि हमारी क्लास की ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स है सर, तो ये भी नहीं, हमें पता है कि 5 सेकेंड्स कितने होते हैं, है ना। इसी तरह से चार्ज के यूनिट का अभी हमें आइडिया नहीं है कि 1 कूलम, ये तो हमें पता है कि चार्ज को मेजर किस में करते हैं, कूलम में, बट वी डोंट नो कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, थोड़ा होता है, मीडियम होता है, या बहुत बड़ा चार्ज होता है 1 कूलम, काफी सारा चार्ज होता है 1 कूलम। तो इस चीज का हमें आइडिया लगाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। क्या, सपोज करो ये जो दोनों चार्जेस हैं, लेट अस सपोज ये दोनों चार्जेस कितने हैं, लेट अस सपोज दिस चार्ज इज 1 कूलम और Q2 भी कितना है, 1 कूलम। हमने दोनों चार्जेस क्या ले लिए, लेट अस सपोज दीज आर 2 पॉजिटिव चार्जेस, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 कूलम, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, 1 कूलम। ओके, और एक और कोइंसिडेंस क्या है, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस भी कितना है, 1 मीटर। डिस्टेंस भी इनके बीच में कितना है, 1 मीटर। सो द सिचुएशन इज कि हमने 2 चार्जेस लिए इक्वल, 1 कूलम 1 कूलम, और उनको कितनी दूर रखा, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा। नाउ लेट अस कैलकुलेट ये एक दूसरे पर कितनी रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। हाँ जी राहुल, क्या फॉर्मूला था कूलम्स लॉ? यस, फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन क्या, R स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हाँ जी केशव, K की वैल्यू क्या थी? यस गुड, 9 to 10 to the power 9। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1, Q2 की वैल्यू क्या है, 1, डिस्टेंस कितना है, 1, उसका स्क्वायर। तो ये एक दूसरे को कितनी फोर्स लगाएंगे, ये आ जाएगा। ये तो सब क्या हो गया, 1 1 1, नीचे डिवाइड भी 1, तो फोर्स का आंसर कितना आ गया, 9 to 10 to the power 9 न्यूटन। नाउ इट्स अ ह्यूज फोर्स, ये तो बहुत बड़ी फोर्स है, 9 into 10 to the power 9, 9 बिलियन न्यूटन। दैट मीन्स अगर इसको मैं रीड करूं, 9000 करोड़ न्यूटन। तो ये बहुत बड़ी फोर्स है। तो आपको क्या लगता है 1 कूलम चार्ज कैसा होता है, छोटा होता है कि बहुत बड़ा चार्ज होता है 1 कूलम? 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज, इट इज अ बिग चार्ज। You got this thing? 1 कूलम is lot of charge। कहने कोई 1 कूलम है, तो कूलम यूनिट बहुत बड़ा है। You got this thing? जनरली आप जिन चार्जेस को पढ़ा करोगे वो कैसे हुआ करेंगे, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, क्योंकि 1 कूलम ही क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 1 कूलम, अगर एक 1 कूलम चार्ज को दूसरे 1 कूलम चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखें तो वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, 9 to 10 to the power 9। ये क्लियर? और इससे आप 1 कूलम को डिफाइन भी कर सकते हो। 1 कूलम इज दैट चार्ज which is when kept from a similar 1 coulomb charge at a distance of 1 meter applies a force of 9 to 10 to the power 9। मतलब 1 कूलम वो चार्ज होता है जिसको अगर सिमिलर 1 कूलम चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा जाए तो वो उसको कितनी फोर्स से रिपेल करता है, 9 to 10 to the power 9 न्यूटन।
without this. ठीक है? So this is just to show you that it is not a small charge, it's a big charge. Right? Unit is very large. Right? यूनिट बहुत बड़ा है, जैसे डिस्टेंस का यूनिट 1 लाइट ईयर, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, काफी बड़ा यूनिट है ना, कहने को तो 1 लाइट ईयर है ना, ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो, तो 1 लाइट ईयर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया। पर इसी तरह से चार्ज का जो यूनिट है 1 कूलम, वो भी बहुत बड़ा है। तो जनरली हम जिन चार्जेस की बात किया करेंगे वो चार्जेस क्या हुआ करेंगे, बहुत छोटे, मतलब मिली, माइक्रो, नैनो कूलम ऐसे हुआ। यहाँ तक हाँ जी क्लियर। थोड़ी देर के बाद बातें करना है, थोड़ी देर सुनो, देखो थोड़ी देर के ब्रेक ले लो, इधर देखो। Now this is important, ये थोड़ा सा ट्रिकी है टॉपिक, बट इसको एक बार ध्यान से सुनना है आपको। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, दो चार्जेस है Q1 Q2, R उनके बीच में डिस्टेंस है, सपोज बोथ आर पॉजिटिव, ये तो हमें पता है वो रिपेल करेंगे। अब हमें ये भी पता चल गया कि वो कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे, और उसका हमने फॉर्मूला भी हमने लिख लिया, फोर्स का फॉर्मूला है। बट ये दोनों चार्जेस हमने रखे कहाँ हुए हैं, किसी मीडियम में है या वैक्यूम में है? वैक्यूम में। अभी तक हम जो भी पढ़ते आ रहे थे वो बड़ा आइडियल केस था, दैट दीज टू चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम, मतलब कोई मीडियम में नहीं रखा इनको। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है K, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ Q1 Q2 बाय व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, है ना। एक मैं चीज ऐड कर रहा हूँ, ये फोर्स किस में है? वैक्यूम में। दिस फोर्स इज इन वैक्यूम, यू गॉट इट? ओके फाइन। Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इफ समवन सेज कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। It is a constant, and its value is given by epsilon naught. Its value is given by 8.85 into 10 to the power minus 12. ये इसकी वैल्यू है। Put out. You got this thing? Okay, fine, done. इसका पूरा नाम क्या है? Absolute permittivity of free space। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। फ्री स्पेस का मीनिंग होता है वैक्यूम, ठीक है। सो इट्स वैल्यू इज, इट्स नेम इज, व्हाट इज दिस? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। नाउ द पॉइंट इज, जो क्वेश्चन है वो ये है, ये सब तो हमने कर दिया कि अगर इसको वैक्यूम में रखें तो ये फोर्स लगती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इन्हीं दो चार्जेस को हम उठाकर किसी मीडियम में रख दें, मीडियम मतलब वाटर में रख दें, किसी ऑयल में रख दें,
या एयर में रख दें, एयर भी तो मीडियम है, गॉट इट? तब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितनी फोर्स लगाएगा? वैक्यूम में अगर Q1 Q2 को r डिस्टेंस पे रखा जाए तो कितनी फोर्स लगाते हैं? F, और वो F उस फॉर्मूले से आ जाता है। क्वेश्चन इज अगर इनको मीडियम में डाल दिया जाए, किसी मीडियम में रख दिया जाए, सब कुछ से वही Q1 वही Q2 वही r डिस्टेंस, तभी एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे? वो फोर्स का एक्सप्रेशन भी हमारे पास है। उस वक्त ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो फोर्स निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है, और वो फॉर्मूला है ये, फोर्स इन मीडियम इज गिवन बाय, now see this thing carefully, Q1 Q2 by 4 pi epsilon r square। क्या चीज चेंज हुई? ना Q1 ना Q2 ना 4 ना pi ना r square। जहां पर एप्सिलॉन नॉट आता था, मतलब ये वैल्यू, उसकी जगह क्या आ गया? एप्सिलॉन। नाउ देयर इज नो एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम क्यों लिखते थे? ये बताने के लिए कि कहां पर रखा हुआ है चार्जेस को? वैक्यूम में। ये वैल्यू किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए। मीडियम के लिए सिर्फ क्या चीज चेंज हो जाएगी? ये, मतलब इसकी जगह कोई और वैल्यू आएगी, उसे बोला क्या जाता है? सिंपल क्या? एप्सिलॉन। ठीक है? कोई डाउट इसमें? ओके, अब इसको रीड कैसे करते हैं? इसका भी अपना एक नाम है। क्या? इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम? जिसकी भी बात चल रही है, जिसमें भी हमने चार्जेस को रखा है। अगर हमने इसको चार्जेस को वाटर में रखा है तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? परमिटिविटी ऑफ वाटर। वो आपको गिवन होगा, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट और यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दैट। सिर्फ एक चीज, ये वैल्यू तो किसकी है? वैक्यूम के लिए, वो वैल्यू तो फिक्स है, पर अलग अलग मीडियम के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? अलग अलग, और इसे हम बोलते क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, वी कॉल इट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई डाउट इसमें? अब इसका नाम कुछ कुछ समझ में आता होगा। इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये किसकी वैल्यू है? वैक्यूम की परमिटिविटी है। ओके, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? यहां तक क्लियर? यू गॉट दिस? ओके, नाउ सी, देखो, नाउ लिसन दिस। ये जो एप्सिलॉन होता है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अब मैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको ताकि आप बेटर वे में समझ पाओ उसको। ठीक है, नाउ लिसन दिस। देखो, ये जो कांस्टेंट आता है फॉर्मूले में, कूलम्ब्स लॉ में, क्लियर? इससे बोलते हैं क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अगर वैक्यूम में रखा है तो इसे क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्लियर? ओके, बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है ना इस कांस्टेंट की, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? परमिशन टू द चार्जेस टू इंटरैक्ट। Now listen this thing carefully, don't write it. Its value is inversely proportional to permission to the charges, permission or freedom to the charges to interact. मतलब क्या है इसका? अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए तो क्या लगता है आपको? उनके बीच में कुछ नहीं है। If they are placed in vacuum तो उनके बीच में क्या है? कोई मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए उनके पास क्या है? फुल परमिशन है। कोई चीज उनके बीच में नहीं है जिससे उनको क्या करना है? ओवरकम करना है। सो दे कैन फ्रीली व्हाट? इंटरैक्ट। वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है जो उन्हें क्या करेगा? जो उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या परेशान करेगा या परमिट नहीं करेगा। कोई डाउट इसमें?
तो वैक्यूम में परमिशन क्या होती है? सबसे ज्यादा। मतलब वैक्यूम में फ्रीडम क्या होती है चार्जेस के पास? सबसे क्या ज्यादा। कोई उन्हें परेशान करने वाला नहीं है, उनके बीच में कोई चीज नहीं है। ठीक है? दे कैन फ्रीली व्हाट इंटरैक्ट, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं? फोर्स लगा सकते हैं। कोई डाउट इसमें? ओके। तो वैक्यूम में परमिशन सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो वैक्यूम के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे क्या कम। मतलब ये जो वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। परमिटिविटी की जो सबसे कम वैल्यू हो सकती है वो किसकी हो सकती है? वैक्यूम की। क्यों? इसकी वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? परमिशन, फ्रीडम टू द चार्जेस टू इंटरैक्ट। और जब उनके बीच में कुछ है ही नहीं तो उनके पास पूरी क्या है? खुली छूट है, फ्रीडम है, परमिशन है एक दूसरे के ऊपर क्या लगाने की? फोर्स लगाने की। इंपॉर्टेंट। अब सुनो एक मिनट, देखो अब वैक्यूम का कंपैरिजन करते हैं किसी मीडियम से। सपोज करो इन दो चार्जेस को हमने किसी मीडियम में डाला हुआ, से वाटर में डाला हुआ, वही दो चार्जेस, वही डिस्टेंस, सब कुछ सेम, बट अब उनके बीच में क्या है? एक मीडियम है। तो ये चार्ज इस पे अब भी फोर्स लगाएगा, बट इसे मीडियम क्या करेगा? थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अब इतनी फुल फ्रीडम नहीं है जितनी वैक्यूम में हुआ करती थी। तो किसी भी मीडियम में परमिशन क्या होगी? वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या होगी? परमिशन, फ्रीडम क्या होगी? कम। तो किसी भी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। किससे? किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? वैक्यूम से ज्यादा, है ना? कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम? वैक्यूम से। विदाउट डिस्प्यूट। ये बात समझ में आती? और जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो हम उसको स्पेसिफिकली बताने के लिए एप्सिलॉन के साथ क्या लगा देते हैं? नॉट। ये बताने के लिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूम की बात कर रहे हैं। मैं लास्ट लिख रहा हूं एक लाइन, देखो, डोंट गेट कंफ्यूज। सी हियर, वैक्यूम में परमिशन क्या है? सबसे क्या ज्यादा। परमिशन ज्यादा, तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब वैक्यूम के लिए हम ये लिखते हैं, तो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम विल बी व्हाट? लेस एज कंपेयर टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये बात समझ में आती है? ये कहां से आया है ना? इसको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, क्योंकि वैक्यूम में परमिशन क्या होगी? पूरी, बहुत ज्यादा। तो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। मीडियम में परमिशन क्या होगी? कम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है? विदाउट इसमें। So permittivity of medium, any medium, is more than what? Permittivity of vacuum. Right? Without this. अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा मीडियम। वैसे वैक्यूम के लिए हम लिखते हैं नॉट, और किसी मीडियम के लिए क्या लिखते हैं? सिंपल क्या? एप्सिलॉन। मीडियम लिखते हैं। समझ रहा है? ये समझ आया ये किसकी वैल्यू है? दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। This is permittivity of vacuum. Any doubt? Got it? Get clear? Don't write का मतलब होता है लिखना नहीं, है ना? लिखी जा रही जरा सा। इसमें है? Without इसमें? Okay, fine. So now, suppose कोई आपसे कहता है कि हमें ये रेशो चाहिए। फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। मतलब दो चार्जेस हैं Q1 Q2, हमने एक बार उनको कहां पे रखा? हमने एक बार उनको r डिस्टेंस पर किसमें रखा? वैक्यूम में। हमने देखा वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं, वो निकाल दी है। उसे क्या बोला? फोर्स इन वैक्यूम। फिर हमने उन्हीं दो चार्जेस को उठाया और किसमें रखा? एक मीडियम। कोई ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने मीडियम में रखा, वही दो चार्जेस, वही डिस्टेंस r, और अब हमने फिर से कैलकुलेट किया कि मीडियम में वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं, उसका भी फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है? हमसे कहा गया इन दोनों फोर्सेस की क्या निकालो? रेशो निकालो। कुछ नहीं है, वो दोनों फॉर्मूले उठा के मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। इधर देखो, आपने बस देखना है। वैक्यूम क्या फॉर्मूला था? Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है? मल्टीप्लाई फोर्स इन मीडियम, मुझे नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। फोर्स इन मीडियम क्या है?
Q1 Q2, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने के लिए इनवर्स करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। कोई डाउट? ओके, क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो गई? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, Q1 Q2 Q1 Q2, ठीक है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? हाँ देखो देखो ध्यान से देखो, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, लिसन हियर, कितना आया? एप्सिलॉन अपॉन व्हाट? एप्सिलॉन। नाउ लिसन हियर, दो तीन इसमें और न्यू एंट्रीज हैं, ठीक है। इसका क्या नाम था? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका क्या नाम था? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फ्री स्पेस मींस वैक्यूम, ये क्लियर? ओके, दोनों में से कौन बड़ा होता है? एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से क्या होगी? ज्यादा। यही हम डिस्कस करके आए अभी। ओके फाइन। इस रेशो की वैल्यू 1 से बड़ी आया करेगी छोटी? बड़ी, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका आंसर 1 से हमेशा क्या आया करेगा? बड़ा। इस रेशो के दो नाम हैं, दो रिप्रेजेंटेशन है। एक तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जैसे रिलेटिव डेंसिटी नहीं होता, ऐसे इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इस रेशो है ना, इस रेशो को हम एक और चीज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के, और कैपिटल के का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो, देखो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और के का नाम क्या है? के का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये क्लियर? विदाउट दिस, इधर इधर नथिंग न्यू। हमने कुछ नहीं किया, हमने किया फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम किया, हमने निकाला तो ये रेशियो आ गई, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान से देखो, एप्सिलॉन बड़ा होता है हमेशा फॉर द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा होती है, तो ये चीज बड़ी होती है, ये चीज छोटी होती है, तो रेशियो लेंगे तो आंसर 1 से हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। इस रेशियो को हम एप्सिलॉन r से भी डिनोट करते हैं, और इस रेशियो को हम k भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। कोई पूछे व्हाट इज k? k होता है डायरेक्टरी कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कोई पूछे कौन सा मीडियम? जिस मीडियम की ये क्या है? परमिटिविटी है। अगर आपने किसी ऑयल में रखा था, उस ऑयल के लिए क्या लिखा आपने? परमिटिविटी। किससे डिवाइड किया? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से डिवाइड किया। तो ये जो रेशियो है ये आपको क्या देगी? दिस रेशियो विल गिव यू डायरेक्टरी कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या देगा आपको? k। k क्या है? डायरेक्टरी कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ठीक है? कोई डाउट इसमें? बस एक चीज बताओ, k की वैल्यू 1 से बड़ी हुआ करेगी या छोटी हुआ करेगी? हमेशा 1 से क्या होगी? बड़ी, चाहे कोई भी मीडियम हो। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है, और एप्सिलॉन हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा, ठीक है? विदाउट इसमें, ओके फाइन। इधर देखो, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। फर्स्ट लाइन,
I am repeating here, is equal to क्या लिख सकता हूँ? K लिख सकता हूँ? I can write it what? Is equal to what? K. Any problem? What is K? Dielectric constant of medium. ये clear? Okay. This implies what? Now this is the result. So what we got? Force in medium किसके इक्वल आ गया? Force in vacuum divided by K. Clear? अब इसका रूप क्या होगा? पहले तो समझ आया? हम क्या कुछ नहीं किया, हमने K को उधर ले इसको उधर ले गए. सपोज करो कोई आपसे कहता है कि एक मीडियम है, ऑयल है, Clear? उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, मतलब K की वैल्यू निकालो. तो हम क्या करेंगे? उस मीडियम के लिए परमिटिविटी देखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. क्लियर? तो क्या आ जाएगा? उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा. क्लियर? ओके. चाहे कोई मीडियम कोई भी हो, K की वैल्यू हमेशा क्या हुआ करेगी? 1 से बड़ी. सपोज करो एक मीडियम है, ऑयल है, उसके लिए हमने K निकाला, तो K का आंसर आ गया 6. K की वैल्यू आ गई 6. क्लियर? अब 6 निकालना तो आ गया, मतलब क्या है? फिजिकली क्या मीनिंग है कि इस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप दो चार्जेस को Q1 Q2 को r डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखोगे, तो वो एक दूसरे के ऊपर अगर F फोर्स लगा रहे हैं वैक्यूम में, तो अगर उन्हीं दो चार्जेस को आप इस मीडियम में डाल दोगे, ऑयल में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6, तो उस मीडियम के अंदर वो दो चार्जेस के बीच में वो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे? F डिवाइड बाय व्हाट? 6. F डिवाइड बाय 6. फोर्स इन मीडियम क्या निकाला आपने? लास्ट एक्सप्रेशन क्या निकाला? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय व्हाट? K. मतलब मीडियम में फोर्स कितनी हो जाती है? वैक्यूम में जो फोर्स होती है डिवाइड बाय व्हाट? K. तो K की वैल्यू आपको बताएगी कि किसी भी मीडियम में फोर्स कितने टाइम्स क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू वैक्यूम. कोई भी दो चार्जेस हैं, वैक्यूम एक दूसरे के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लगाते हैं. जब आप मीडियम में डाल दोगे तो फोर्स क्या लगाते हैं? वो एज कंपेयर टू वैक्यूम कम लगाते हैं. कितने टाइम्स कम हो जाती है फोर्स? ये कौन बताता है? K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम. ये मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. By how many times the force will decrease? अगर मान लो एक मीडियम है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10, तो उसका मतलब क्या हुआ? दो चार्जेस को अगर वैक्यूम में रखा और वो एक दूसरे को कितनी फोर्स लगा रहे हैं? F. तो अगर मैं उन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में डाल दूं तो एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे? F by 10. मतलब फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगी? 10 टाइम्स. फॉर्मूले का मीनिंग समझ में? फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय K. यहाँ तक पहुंच.
लिखते हुए आपने सोचना जरूर आप क्या लिख रहे हो, जस्ट कॉपी नहीं कर देना। हाँ जी, डन। आप यहाँ से भी ये बात देख सकते हो, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन व्हाट 1, और ये क्या होता है k, तो वैल्यू ऑफ k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो k की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 से बड़ी होती है। कोई भी मीडियम है, कोई कहता है उसका डायरेक्टरी कांस्टेंट निकालो, तो उस मीडियम का क्या लिख लो आप, परमिटिविटी, डिवाइड किससे करो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। किसी मीडियम के लिए k की वैल्यू 1 हो सकती है, किसी भी मीडियम के लिए k की वैल्यू 1 हो सकती है वैक्यूम के लिए। अगर हम बात ही किसी कर रहे हैं वैक्यूम की, तो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड भी किससे करना है, एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। वैक्यूम के लिए k की वैल्यू क्या होती है 1, बाकी सभी मीडियम के लिए 1 से क्या होती है ज्यादा, फॉर वैक्यूम इट इज 1, बाकी सबके लिए 1 से क्या बड़ी होती है। एनी प्रॉब्लम, got it? Okay, fine. Okay, see it. सबसे पहली चीज हमने क्या की थी, फोर्स इन वैक्यूम, वो कितना होता है, k q2 by what r², k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या लिख सकते हैं, q2 by 4 pi epsilon naught r², ऐसे लिख सकते हैं, वो था इक्विवेलेंट। ओके, हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, अगर हम k की वैल्यू लिखना चाहें 9 to 10 to the power 9, व्हाट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 to the power -12, ठीक है। कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या होती है, इतनी होती है, यू गॉट दिस। ओके, सेकंड पॉइंट, फोर्स इन मीडियम, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 by 4 pi epsilon r²। सर अब कोई पूछे एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है k, यहाँ से एप्सिलॉन को उठाकर मैं ये भी लिख सकता हूँ k इंटू, समझ आया, एप्सिलॉन क्या होता था k,
तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, k एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा, Q1 Q2 by 4 पाई, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या आ जाएगी, k एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एज इट इज। समझ आया? ये सपना कहाँ से आया, इधर से निकला। अब k बाहर है ना, अंदर क्या रह गया, Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कोई डाउट? ये क्लियर? पर ये तो क्या होता था, व्हाट इज दिस, फोर्स इन वैक्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, फोर्स इन वैक्यूम बन गए तो, और डिवाइड बाय ये तो क्या है, k क्या एज इट इज। समझ में आया? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय k। तो k वो चीज है जो बताता है आपको कि मीडियम के अंदर फोर्स कितने टाइम्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज एज कंपेयर टू वैक्यूम। कोई डाउट इसमें, एनी प्रॉब्लम? You got this thing? So this was the most important part, Coulomb's law। ठीक है, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यही एक एक्सप्रेशन है, Coulomb's law in vacuum, Coulomb's law in medium। You got this thing? आपको ये क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए, k क्या होता है, मीडियम में क्या फॉर्मूला होता है, वैक्यूम में क्या फॉर्मूला होता है। कोई भी डाउट? ठीक है, ओके, इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी विल बी फिनिशिंग इट, गॉट इट, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस। तो अगर आप रिवाइज करके आओगे तभी आप क्वेश्चंस कुछ एंजॉय कर पाओगे, बराबर? नहीं तो क्वेश्चंस आपको एंजॉय करेंगे, गॉट इट? सो यू हैव टू रिवाइज इट, ओके।